अगर आपको लगता है कि कश्मीरी पंडितों पर हमले सिर्फ 1990s में होते थे, अब नहीं होते, तो इस वीडियो के बाद शायद आपका ओपिनियन बदल जाएगा। इनफैक्ट बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं, बात उन मुस्लिम भाइयों की भी हो रही है जो कश्मीर में रिफॉर्म्स चाहते हैं, भारत का अंग बनना चाहते हैं। वो लॉयर्स हैं, पुलिस में हैं, टीचर्स हैं, जिन पर पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक करते हैं। यहां मैं शायद इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का ढोंग करने वाले को नहीं। जिसे थोड़ा इतिहास पता होगा उसे पता होगा, पाकिस्तानी जनरल जिया उल हक ने 1971 की हार के बाद पहचान लिया था कि भारत को एक डायरेक्ट वॉर में हराना नामुमकिन है। तो पाकिस्तानी आर्मी ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई और वो है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। कुछ दिनों पहले रियासी में हुए अटैक्स इसी स्ट्रैटेजी का नतीजा है। एक बस माता वैष्णव देवी की ओर जा रही थी, जिस पर आतंकियों ने गोलियां चलाई। ये बस खाई में गिर गई और इसमें 9 लोगों की जान गई। इस अटैक में एक छोटा बच्चा भी गुजर गया। आई विटनेसेस कहते हैं कि बस खाई में गिरने के बाद भी आतंकी नीचे उतरकर गोलियां बरसाते रहे। यात्रियों को चुपचाप मरने का ढोंग करना पड़ा, फिर ही आतंकी रुके। ये हमला उसी दिन हुआ जब हमारी नई सरकार शपथ ले रही थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक क्लियर मैसेज था। ये अटैक टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने करवाया था। और इस टीआरएफ को सपोर्ट कौन करता है? ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, यानी एकदम से नहीं, स्लोली, धीरे धीरे भारत को डिस्ट्रॉय करो। पाकिस्तान के पूर्व पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने 1965 में यह कहा था कि वो भारत के अगेंस्ट 1000 साल की जंग का ऐलान कर रहे हैं। यूएनएससी में ऐसा स्पीच, यूएनएससी यानी वो संस्था जो दुनिया भर में पीस मेकर बनी घूमती है, उन्होंने ऐसा स्पीच सबके सामने होने दिया। और ये 1000 ईयर वॉर होगी कैसे? इसी ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की स्ट्रैटेजी से। फिर वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करना हो या कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ाना। ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? पाकिस्तान के 7 स्टेप्स है जिनसे वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भारत पर अटैक करना चाहते हैं। पहला स्टेप है कश्मीर में सेपरेटिस्ट फोर्सेस को फाइनेंस करना। दूसरा स्टेप है आतंकियों को ट्रेन करना। तीसरा स्टेप है इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान में हेट स्पीच फैलाना। चौथा स्टेप है भारत में ड्रग्स सप्लाई करना। पांचवा स्टेप है भारत में फेक करेंसी का एक जाल बिछाना। छठा स्टेप है नेपाल और अन्य देशों के थ्रू भारत में आतंकियों को भेजना, स्लीपर सेल्स बनाना। और आखिरी स्टेप है भारत में वेपन्स भेजकर इन स्लीपर सेल्स के थ्रू सिविल वॉर करवाना। अगर आप इसी ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की स्ट्रैटेजी को और विस्तार में समझना चाहते हैं, देन आई वुड रेकमेंड वॉर सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती। वॉर अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि प्रॉक्सी वॉर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स लड़ते हैं, वॉर थ्रू टेररिज्म, साइकोलॉजिकल वॉर जो मिस इन्फॉर्मेशन के साथ लड़ी जाती है, इकोनॉमिक वॉर जिसमें देश की इकोनॉमी पर डायरेक्ट अटैक होता है, और डिप्लोमेटिक वॉर जिसमें एक देश को ग्लोबली आइसोलेट करने की कोशिश होती है ताकि कोई और देश हमारी हेल्प के लिए आगे ना आए। इसमें से डिप्लोमेटिक वॉर फ्रंट पर पाकिस्तान फेल होता दिखता है, एटलीस्ट राइट नाउ, लेकिन बाकी कई मामलों में पाकिस्तान सक्सेसफुल होता है। इसका एक एग्जाम्पल है टीआरएफ। पिछले साल भारत सरकार ने टीआरएफ को एक टेरर आउटफिट घोषित किया। ये लश्कर ए तैयबा का एक ब्रांच है। पाकिस्तान टेरर फंड करता है, इस वजह से पाकिस्तान 2018 से 2022 के बीच फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में था। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद ये ग्रुप टीआरएफ एक्टिव हुआ। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस चाहती है कि इंटरनेशनली ये ग्रुप एज अ रेजिस्टेंस दिखे, ऐसा लगे कि कश्मीर के इंडिजिनस लोग इस ग्रुप को चला रहे हैं, वो रेबेल फोर्सेस है, कश्मीर के फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है जो आप इस रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं, और मुझ पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। चलिए देखते हैं कि 2020 से कितने अटैक्स में ये ग्रुप इन्वॉल्व रहा है और इनका इंपैक्ट एग्जैक्टली किन किन लोगों पर हुआ है। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कृपा करके इसे स्किप मत कीजिए। 2020 से शुरुआत करते हैं। 5 अप्रैल नॉर्थ कश्मीर में 5 सोल्जर्स मिलिटेंट घुसपैठियों के हाथों मारे गए। 18 अप्रैल इन्हीं के अटैक्स में 3 सीआरपीएफ जवान मारे गए और 2 इंजर भी हुए। 3 मई टीआरएफ के मिलिटेंट्स ने हॉस्टेजेस को पकड़े रखा था, उन्हें छुड़ाते हुए
5 सोल्जर्स मारे गए। 21 मई जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पर और सीआरपीएफ के जवानों पर ओपन फायरिंग हुई, जिसमें एक पुलिसमैन ने अपनी जान गंवाई। 8 जून को एक कश्मीरी पंडित सरपंच को अनंतनाग में गोलियों से मारा गया। 9 जुलाई को हाई सिक्योरिटी के बावजूद शेख वसीम बारी, बाशिर अहमद और उमर बारी को उनके ही घर के सामने गोलियों से मारा गया। इन आतंकियों ने तो एक्टिविस्ट लॉयर्स को भी नहीं छोड़ा। 25 सितंबर को श्रीनगर में बाबर कादरी के घर पर ही उन्हें मारा गया। इस बार टेररिस्ट क्लाइंट्स बनकर उनके घर पहुंचे। 6 अक्टूबर कश्मीर के गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में एक पॉलिटिशियन के पीएसओ को मारा गया। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 3 बीजेपी वर्कर्स को जान से मार दिया गया। 8 नवंबर 2 आर्मी और 1 बीएसएफ के जवान ने एलओसी के पास कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोलिंग के समय मिलिटेंट से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। 23 दिसंबर को तो सीआरपीएफ पर उन्होंने ग्रेनेड्स फेंक दिए। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को भी इन्होंने सतपाल निश्चल नाम के एक कश्मीरी हिंदू को मारा। अब 2021 की बात करते हैं। 19 फरवरी को श्रीनगर में 2 पुलिसमैन मारे गए। 29 मार्च शमशुद्दीन पीर और रियाज अहमद उनके सिक्योरिटी गार्ड शफकत अहमद के साथ मारे गए। 22 जून को तो एक सीआईडी इंस्पेक्टर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। 27 जून पुलिसमैन के साथ उनकी पत्नी और बेटी को इन्होंने मार दिया। 7 अगस्त को भी एक पुलिस ऑफिसर मारे गए। 5 अक्टूबर को एक कश्मीरी पंडित फार्मेसी ओनर को श्रीनगर में मारा गया। 2 दिन बाद 7 अक्टूबर को एक हिंदू और एक सिख टीचर को मारा गया और 2 दिन बाद 9 अक्टूबर को 2 पुलिसमैन को मारा गया। पिछले साल 2023 के अनंतनाग एनकाउंटर के बारे में शायद आपको पता होगा। ये एक वेल प्लान्ड एम्बुश था। इसमें 2 सोल्जर्स और एक पुलिस ऑफिसर मारे गए, लेकिन इस एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में बड़े क्वांटिटी में वॉर लाइक स्टोर जब्त हुए, यानी अटैक की तैयारी हो रही थी। प्लस उनके अड्डे पर पाकिस्तानी मार्क्ड दवाइयां भी मिली। और उसके बाद 2024 में रियासी अटैक। हाँ, आपको ये लिस्ट सुनते समय बोर तो नहीं हुआ ना? हमने कोशिश की कि पिछले 3 या 4 सालों में हुए सारे इंसिडेंसेस 1 बाय 1 कवर करने की। ये वो सारे इंसिडेंसेस है जिनके लिए टीआरएफ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। इनमें अटैक सिर्फ हिंदुओं पर नहीं, सिखों और मुसलमानों पर भी हुआ था। और ये सारी बातें अल जजीरा, इंडिया टुडे, द वायर जैसे पब्लिकेशंस ने भी कवर की हैं। ये डिटेल्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सच हमारी आंखों के सामने है, फिर भी हम उसे देखकर अनदेखा कर रहे हैं। टीआरएफ अगर सिर्फ एक रेजिस्टेंस होता तो उन्हें अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं मारना चाहिए था, राइट? लेकिन उन्होंने सब पर गोलियां चलाई, उन्होंने दहशत फैलाई, उन्होंने एक्टिविस्ट लॉयर्स को भी नहीं छोड़ा, पुलिस को, लोकल म्युनिसिपल लीडर्स को नहीं छोड़ा, टीचर्स को नहीं छोड़ा, बिजनेसमैन को नहीं छोड़ा, ताकि समाज में कभी भी कोई प्रगति ना, कोई भी अपने पैरों पर खड़ा ही ना हो पाए, कोई भी एक लीडर ना बन पाए, अपने मुद्दे डेमोक्रेटिकली सामने रख ही ना पाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रीइंस्टेट कर दो। ऐसे समय जरूरी है कि कश्मीर से अच्छे लोग चुनाव के लिए खड़े हों, लेकिन अगर लीडर्स खड़े होने पर खुद ही सेफ नहीं होंगे तो वो लोगों की आवाज कैसे बनेंगे? और इससे ही कहते हैं ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। लोगों को अपने आप में ही इतना बांट दो, इतना डिवाइड कर दो कि वो अपने आप में ही लड़ते रहे और पाकिस्तानी आर्मी दूर से तमाशा देखे, भारत को डिस्ट्रॉय होते हुए देखे। ये वीडियो हमारा एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट है एजुकेशन का, सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का। और सच में हम पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए, सारे सोर्सेस नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप खुद पढ़िए और खुद का ओपिनियन खुद बनाइए। हो सकता है कि ये वीडियो सिर्फ इंडियन नहीं, पाकिस्तानी लोग भी देखें। तो आपको भी ये पता होना जरूरी है कि जब भी कोई अमन की आशा की बात करता है तो ये अटेम्प्ट्स तब तक फेल ही होंगे जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रुकता नहीं। ये टेररिज्म रोके बगैर अमन की आशा सिर्फ गानों तक ही सीमित रहेगी। रियल लाइफ में पीस एक इल्यूजन ही बना रहेगा, क्योंकि रियल पीस तभी पॉसिबल है जब पाकिस्तानी टेररिस्ट हथियार डाल देते हैं, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की स्ट्रैटेजी को ऑफिशियली छोड़ देते हैं। ये पॉसिबल तभी है जब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से आर्मी का कंट्रोल हटेगा, पाकिस्तान में असली ढंग से डेमोक्रेसी आएगी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि रियासी का अटैक लोगों की नजरों में आया, लेकिन ये आउटरीच सिर्फ 2 दिन का आउटरीच होगा, फिर हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएगा। वीडियो की एंड में एक सवाल भारत सरकार से, क्यों हम ये सारी बातें इंटरनेशनल फोरम्स में नहीं रख सकते? क्यों हम इंटरनेशनल दबाव पाकिस्तान पर नहीं ला सकते? क्यों हम ये सारी लिस्ट जो इंटरनेशनल मीडिया ने कवर भी की है यूनाइटेड नेशंस तक नहीं पहुंचा सकते? हमारी साइड मजबूत होने के बावजूद क्यों इंटरनेशनल लेवल पर हम संत महात्मा बनते फिरते हैं? और एक आखिरी सवाल उन सेलिब्रिटीज के लिए जो रफा के लिए आवाज उठाते हैं,
लेकिन देशवासियों की बात होती है तो चुप हो। आप एज अ व्यूअर उन्हीं में से एक तो नहीं। रफा के लिए आवाज उठाना अगर ह्यूमैनिटी के लिए आवाज उठाना है तो रियासी के लिए आवाज उठाना भी ह्यूमैनिटी के लिए आवाज उठाना ही है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क नहीं पड़ता।